कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहदिल से स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का 5वां पाठ पढ़ने की कला इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। प्रस्तुत निबंध के लेखक हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री मिथिलेश कांति जी हैं, जिन्होंने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से पढ़ने की कला का वर्णन किया है। पढ़ने में ध्यान एवं मनन का विशेष महत्व है। पढ़ने से मानव का व्यक्तित्व महान होता है और वह समाज में प्रभावशाली बन जाता है। हम क्यों पढ़ते हैं? यह एक सवाल है जिसके अनेक उत्तर हो सकते हैं। हम स्कूल की परीक्षाएं पास करने के लिए पढ़ते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें अच्छी श्रेणी मिल सके। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है। हमारा नाम स्कूल में लिख दिया जाता है। हमारे माता पिता अध्यापक हमें पढ़ाते हैं और न पढ़ने पर हमारी बदनामी होती है। हम पढ़ते हैं जिससे कि हमारा नाम हो, हमें अच्छी नौकरी मिल सके और हम जीवन में सफल और सुखी हो सके। उपयुक्त कारणों में से कोई एक या अनेक कारण या तो आंशिक अथवा पूर्ण रूप में हमारे पढ़ने के कारण हो सकते हैं। लेखक कह रहे हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं। तो इसके सवाल का जवाब लोगों के मन में ऐसा होता है कि हम परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, हम अच्छी श्रेणी लेने के लिए पढ़ते हैं, अच्छा ग्रेड लेने के लिए पढ़ते हैं, हमारा नाम हो इसलिए हम पढ़ते हैं, हमें नौकरी मिले इसलिए हम पढ़ते हैं, हमारी बदनामी ना हो इसलिए हम पढ़ते हैं। एक ना अनेक कारण जो है वो लोग बताते हैं और ये हमारे पढ़ने के कारण भी हो सकते हैं। अध्ययन में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पढ़ना है। बच्चों, पढ़ने से ही हमारा मस्तक जो है वो सशक्त बनता है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि जो कुछ पढ़ा जाए वह समझकर पढ़ा जाए। जो भी हम पढ़ते हैं बच्चों, वो समझकर हमने पढ़ना चाहिए। जो समझ में नहीं आता है वो शिक्षक से आप पूछ सकते हैं, लेकिन समझकर आपने पढ़ना चाहिए। तोते की तरह बिना समझे पढ़ना व्यर्थ है। व्यर्थ यानी कि कुछ काम का नहीं हो सकता है। तोते की तरह, तोता जो है जितना हम उसको सिखाएंगे उतना ही उसको आता है। उसी की भांति तोते की तरह बिना सोचे समझे अगर हम पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल काम का नहीं रह जाता है, वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है वो काम। इसलिए पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश करते चलो। हाथ में पेंसिल लेकर पढ़ो। इससे तुम्हारा ध्यान जो कार्य कर रहे हो उस पर केंद्रित रहेगा। जो तुम काम कर रहे हो पढ़ने का, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए। आपकी खुद की पुस्तक हो तो उस पर आप जो बात आपको अच्छी लगे, जो वाक्य आपको अच्छा लगा, उसको रेखांकित कर सकते हैं। उससे आपका मन जो है वो एकाग्र रह सकता है। इससे तुम्हारा ध्यान जो कार्य कर रहे हो उस पर केंद्रित रहेगा। यदि पुस्तक तुम्हारी है तो मुख्य वाक्य या बात को रेखांकित कर दो, पर याद रखो कि दूसरे की या पुस्तकालय की पुस्तक को कभी भी रेखांकित नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय के जो पुस्तक होते हैं वो दूसरों के काम में भी आ सकते हैं। दूसरे भी पढ़ते हैं उसको, उनको रेखांकित करने के बाद बहुत कठिनाई आ जाती है। दूसरे का पुस्तक है, अगर उसको आप रेखांकित करेंगे तो दूसरे को रेखांकित करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने दूसरों के पुस्तक तथा पुस्तकालय के पुस्तक में कभी किसी वाक्य को रेखांकित नहीं करना चाहिए। पढ़ते समय निरंतर अपने से प्रश्न पूछते चलो कि लेखक क्या कह रहा है, इस कथन के द्वारा वह क्या बताना चाहता है आदि। हमने खुद को भी प्रश्न पूछने चाहिए। जब भी हम पढ़ते, हम क्या पढ़ रहे हैं, लेखक क्या बताना चाहते हैं आदि का मनन हमने करना चाहिए। कभी कभी उन प्रश्नों की कल्पना कर भी लाभप्रद होता है जो कि तुमसे पूछे जा सकते हैं। कभी कभी ये प्रश्न आप खुद को जो पूछते हैं, ये आपको प्रश्न दूसरे भी पूछ सकते हैं, और जब दूसरे पूछेंगे तब भी आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। आप जल्दी से जल्दी उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। उन प्रश्नों को ध्यान में रखकर पढ़ने से
विषय की मुख्य बातों की ओर ध्यान केंद्रित रहता है। सफल अध्ययन के लिए तेज गति से पढ़ना आवश्यक है। बच्चों, हम आपको कक्षा में बताते हैं कि हर रोज़ पढ़ना बच्चों कम से कम 10-15 मिनट हिंदी विषय का कोई भी पाठ हो वो आप हर रोज़ 10-15 मिनट उच्चारण के साथ पढ़ो। इसका आपको लाभ हो जाएगा और आपका जो पढ़ने का ढंग है वो तेज हो जाएगा। सफल अध्ययन के लिए लेखक कह रहे हैं कि तेज गति से पढ़ सकना आवश्यक है। पढ़ते समय सबसे पहले यह देखना चाहिए कि तुम्हारी पुस्तक पर यथेष्ट प्रकाश पड़ रहा है। लेखक कह रहे हैं कि पहले देखना चाहिए कि पुस्तक पर किस तरीके से प्रकाश पड़ रहा है। यह प्रकाश तुम्हारी आंखों में चमक उत्पन्न करने वाला है या चौंधियाने वाला नहीं होना चाहिए। चौंधियाने वाला जो प्रकाश है वो पुस्तक पर नहीं होना चाहिए। जो अक्षर है वो अक्षर चमकने लगते हैं और हम उनको पढ़ नहीं पाते, इसलिए प्रकाश जो है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि तुम्हारी पुस्तक उचित दूरी पर हो। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि साफ साफ देखने के लिए एक न्यूनतम दूरी होती है। ये कम से कम, न्यूनतम का अर्थ क्या है? कम से कम दूरी होती है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कम से कम दूरी होती है, जिससे ज़्यादा पास रखी हुई वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जा सकता। यह दूरी पुस्तक की और हमारी दूरी लगभग 16 इंच होती है। अतएव अपनी पुस्तक को आँखों से लगभग इतनी दूर अवश्य रखो। 16 इंच जो है वो पुस्तक दूर होनी चाहिए। आजकल अक्सर यह कहते सुना जाता है कि रटना व्यर्थ है। आजकल लोग कहते हैं कि रटना, किसी प्रश्न के उत्तर को रटना व्यर्थ है, हमें कोई रट्टू तोता बनना है आदि। कहाँ चाहे जो भी जाए, सत्य यह है कि हमें बहुत सी चीज़ें रटनी पड़ती है, जैसे वर्तनी, साध्य, नियम और सूत्र, तिथियाँ, कविताएँ आदि। इन्हें बिना रटे काम नहीं चल सकता है और यह कहना कि मैं रट नहीं सकता हूँ व्यर्थ है। कई बच्चे जो है उनको कहा जाता है कि रटना व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं है, तो ये बात गलत है। रटना भी पड़ता है। जब भी हम पढ़ते हैं तो रटना भी पड़ता है। कभी कभी वर्तनी, साध्य, नियम, सूत्र, तिथियाँ, कविताएँ, इन्हें बिना रटे काम नहीं चल सकता, इसलिए कुछ बातें जो है वो पढ़ते समय रटना भी चाहिए। कंठस्थ करने के लिए कौन सा समय अच्छा है यह कहना कठिन है। अधिकतर लोग रटने के लिए सवेरे का समय अच्छा समझते हैं। कई लोगों को रटने का समय जो है सुबह का वो अच्छा लगता है। कई लोगों का कौन सा समय रटने के लिए अच्छा है यह कहना कठिन है। अधिकतर लोग रटने के लिए सवेरे का समय अच्छा समझते हैं। कुछ लोग रात के समय सोने से पूर्व रटना लाभप्रद मानते हैं। असल में हर व्यक्ति का याद करने का अपना अपना समय होता है। जिस समय तुम्हें सरलता और शीघ्रता से याद होता है उस समय का पूरा उपयोग करो। बच्चों, जिस समय में आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़ना चाहिए उसी समय में आपने अभ्यास करना चाहिए। अगर आपका मन नहीं लगता है तो मन को मारकर अभ्यास करने के लिए मत बैठो। अभ्यास के लिए अपने मन को तैयार करो सबसे पहले, और तभी आप जो आपको समय अच्छा लगे उस समय में बैठना अच्छा होता है और वो पढ़ना जो है वो अच्छी तरह से समझ में आता है। कंठस्थ करने से पूर्व यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम क्या कंठस्थ कर रहे हो, यानी कि जो लर्न कर रहे हो तुम, वो करने से पूर्व उसको समझने का प्रयत्न करो और समझने के बाद ही कंठस्थ करो। समझी बात सरलता से याद हो जाएगी और जो समझी बात है वो आपको सरलता से याद हो जाएगी। कंठस्थ करने की सबसे साधारण विधि कंठस्थ किए जाने वाले अंश को जोर जोर से पढ़ते हुए दोहराना है।
कंठस्थ अगर करना है किसी चीज़ को, किसी वाक्य को, किसी प्रश्न के उत्तर को, तो उसको बार बार दोहराना पड़ता है, जोर जोर से पढ़ते हुए दोहराना है। भूलने पर भी उस अंश को देखना चाहिए। अगर कुछ भूला तो उस अंश को देखना चाहिए जो अंश आपने बोला नहीं हो। उस अंश को फिर से एक बार देखना चाहिए, फिर से एक बार जोर जोर से दोहराना चाहिए। तभी ये अभ्यास जो है, पढ़ने का अभ्यास पूर्ण हो सकता है। आपको ध्यान में आ सकता है वो उत्तर जो आप पढ़ रहे हो। इस विधि की कमजोरी यह है कि याद करते करते मन भटक जाता है। इस विधि की ये कमजोरी है कि कभी कभी हमारा मन रटते समय इधर उधर भटक जाता है। अगर ऐसा है तो नीचे दी गई अन्य विधियों का उपयोग करना चाहिए। अन्य जो ट्रिक्स जो है, अन्य विधियाँ जो है, उसका उपयोग करना आवश्यक है। तो कौन सी विधियाँ ये देखेंगे। जो तुम याद कर रहे हो उसे बिना मूल के देखो, लिखो। देखो, जो तुम याद कर रहे हो उसको बिना भूल के देखो और लिखो। जहाँ भूलो वही मूल को देखो। जहाँ आप भूल गए हैं फिर से एक बार उस उत्तर को देखना है। जो हमसे छूट गया है उसको फिर से एक बार देखकर लिखना चाहिए, फिर से रटना चाहिए। इस प्रकार बार बार लिखने से वह बात दिमाग में बैठ जाती है। अन्य एक विधि है कि जो कुछ याद कर रहे हो उसे किसी कागज से ढक दो। जो कुछ आप याद कर रहे हो उसको क्या करना है, कागज से ढकना है। अब एक लाइन खोलकर उसे याद करो। एक लाइन जो है वो बिल्कुल खोलकर उसको याद करो, उसे बंद करके दोहराओ। अब दूसरी लाइन खोलकर याद करो और दोनों बंद करके दोहराओ। इस प्रकार से तुम्हें बात कंठस्थ हो जाएगी, वो आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगी। बच्चों, रटना बहुत आवश्यक है और समझकर रटना चाहिए, तभी आप प्रश्न के उत्तर जो है वो परीक्षा में अच्छी तरह से आप लिख सकेंगे। तुम्हें जीवन में जितना पढ़ना या सीखना है वह सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता। सच बात तो यह है कि स्कूल में तुम्हें यह सिखाया जाता है कि विद्यार्थी जीवन के बाद जो कुछ तुम्हें पढ़ना है उसको सफल रूप में पढ़ सकते हो। इस प्रकार से तुम्हारी स्कूल की शिक्षा का यह एक प्रमुख उद्देश्य है कि वह तुम तैयार करे कि तुम स्वयं पढ़ सको। यह स्वाध्याय है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जबकि किसी सीखी बात को तुम और गहराई से सीखना चाहोगे, किसी अनजान नई बात को जानना चाहोगे या किसी जानी बात को दोहराना चाहोगे। इससे तुम्हारा ज्ञान गंभीर और विस्तृत होगा। तुम्हारी इस अध्ययनशीलता से तुम्हारे उच्च अधिकारी तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी उन्नति का मार्ग खुल जाएगा। उपनिषद में कहा है, जो पुराने ग्रंथ जो है उपनिषद, उसमें कहा है, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष के पास जाकर ज्ञान लो। ज्ञानी सुलेमान ने भी कहा है कि जो ज्ञानियों के पास चलता है या जो ज्ञानियों के साथ चलता है और जो ज्ञानियों के पास जाता है वो अवश्य ज्ञानी हो जाएगा। अतः ऐसे व्यक्तियों को खोजो और उनका साथ करो। उपनिषद में, पुराण ग्रंथों में कहा है, जो ज्ञानी लोग हैं उनके साथ रहना चाहिए, उनके संग रहना चाहिए, तभी हम ज्ञानी बन सकते हैं। और बच्चों, मैं हर बार आपको कक्षा में भी कहता हूँ कि अपने से होशियार जो छात्र है उससे हमने दोस्ती करनी चाहिए, ताकि हम भी होशियार हो जाए, हम भी ज्ञानी हो जाए। और ज्ञानी लोगों की मित्रता करना कभी भी लाभप्रद होता है बच्चों। इसलिए अपने से जो ज्ञानी दोस्त है ना, उसकी हमने मित्रता करनी चाहिए, तभी हम ज्ञानी बन सकते हैं। अपने समय का ध्यान रखो, समय समय पर काम करो। जो समय समय पर कहा है, अपने शिक्षकों ने कहा है
वो काम हमने समय समय पर करना चाहिए। ठीक से काम करो। यह जान लो कि कब और किन परिस्थितियों में तुम सबसे अच्छा काम कर सकते हो। उन परिस्थितियों को उत्पन्न करो और उस समय काम करो। उस समय समस्त आकर्षणों से अपने को दूर रखो। बहुत सारा आकर्षण रहता है बच्चों। खेलने का आकर्षण रहता है, मामा के गांव जाने का आकर्षण रहता है। ऐसे आकर्षणों को दूर रखो। अभ्यास करते समय आपका ध्यान जो है वो एकाग्र होना चाहिए और अभ्यास तभी आपका सफल हो सकता है। जब तक तुम इच्छित विषय को जान न लो तब तक संतुष्ट मत हो। जब तक तुम्हें उस विषय समझता नहीं है तब तक आप समाधानी मत रहो। जब तक वो बात समझ में नहीं आती है तब तक उस विषय के पीछे ही लगे रहो। प्रश्न, अध्ययन, गोष्ठी जैसे भी हो सके उसके बारे में और जानने का प्रयत्न करो। अपने अज्ञान को मत छुपाओ। अपने अज्ञान को कभी छुपाना नहीं चाहिए बच्चों। अगर नहीं आता है हमें कुछ तो अपने शिक्षकों से आप पूछ सकते हैं, अपने माता पिता से पूछ सकते हैं। वही हमारे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं बच्चों। इसलिए अज्ञान को कभी छुपाना नहीं चाहिए। अपने को धोखा मत दो। कभी निराश मत हो। कभी निराश नहीं होना चाहिए बच्चों। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। असंभव, नामुमकिन कुछ भी नहीं है बच्चों। मुमकिन हो सकता है जब आप करने के लिए एक कदम आगे रखते हैं तो वो काम सफल बन ही सकता है। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। जो होशियार होते हैं उनके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होता है, वो करके दिखाते हैं बच्चों। इसलिए हमने कभी निराश नहीं होना चाहिए। असंभव बातें जो है वो संभव हो सकती है। सकारात्मक विचार के साथ हमने पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए बच्चों। अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहिए, यह ध्यान में रखो। कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे धैर्य, परिश्रम, निष्ठा और स्वाध्याय से तुम पूरा न कर सको। और ये कोई ऐसा कार्य नहीं है। धैर्य से आप इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। परिश्रम, निष्ठा और स्वाध्याय से तुम इस कार्य को पूरा कर सकते हो। ऐसा कार्य नहीं है जिसे धैर्य, परिश्रम, निष्ठा और स्वाध्याय से तुम पूरा न कर सको। याद रखो कि सफलता का मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा। सफलता का मूल्य जो है वो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें सतत परिश्रम करना पड़ सकता है। सतत हमने परिश्रम करते रहना चाहिए, पर हर काम हो सकता है। परिश्रम से हर काम हो सकता है बच्चों। परिश्रम करने के बाद भगवान भी प्रसन्न हो जाता है और वो काम सफल होता है। याद रखो कि उद्यमी मनुष्य के लिए सुमेरु पहाड़ की चोटी भी बहुत ऊंची नहीं है। जो उद्यमी है, जो हर समय काम करता है, उद्यमी यानी कि जो उद्योग करता है, जो हर समय काम करता है, उस मनुष्य के लिए सुमेरु पहाड़ कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन उद्यमी व्यक्ति के लिए वो सुमेरु पहाड़ की जो चोटी है वो बहुत ऊंची नहीं लगती। और उसके लिए रसातल भी अधिक नीचा नहीं है। रसातल यानी कि ज़मीन के नीचे का जो रसातल है वो भी नीचा नहीं है। और समुद्र को भी अथाह 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 नहीं समझता। समुद्र को भी वो क्या नहीं समझता है, अथाह यानी कि बहुत बड़ा नहीं समझता है। जो व्यक्ति उद्यमी है वो किसी भी कार्य को करने के लिए सकारात्मक रूप से कोशिश करता है, किसी भी कार्य को करने की कोशिश करता है। इसलिए समुद्र की अथाहता जो है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। रसातल उसके सामने कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े पहाड़ की ऊंची चोटी भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। उद्यमी मनुष्य जो है वो अपनी सफलता को पा ही लेता है। तो इस प्रकार बच्चों ये पाठ हमारा समाप्त होता है। पाठ के कुछ
कठिन शब्द हम देखेंगे। भर्त्सना, निंदा, यथेष्ट, पर्याप्त, अतएव, इसलिए। रेखांकित, किसी वाक्य या शब्द के नीचे लाइन खींचना। निरंतर, हमेशा। न्यूनतम, कम से कम। स्वाध्याय, अपने आप अध्ययन करना। उद्यमी, मेहनती। इस प्रकार इस पाठ के कठिन शब्द है। कुछ अगर समस्या हो बच्चों आपको, तो आप मुझे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।